सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट की होगी। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच जंग के 35वें दिन एक बड़ा और चौंका देने वाला दावा सामने आया। ईरान ने अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। एक वीडियो जारी किया गया है। युद्ध के समीकरणों को इस दावे ने नया मोड़ दे दिया है। ईरान के अनुसार उसने अमेरिका का दूसरा F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया, जो दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट में गिना जाता है। ईरान के खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि ये कार्रवाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एरोस्पेस फोर्स द्वारा की गई है। उनके मुताबिक मध्य ईरान के आसमान में इस अत्याधुनिक जेट को निशाना बनाकर सफलतापूर्वक मार गिराया गया। प्रवक्ता ने दावा किया है कि हमला ईरान की नई स्वदेशी एयर डिफेंस प्रणाली के जरिए किया गया, जिसने न केवल इस स्टील्थ जेट को ट्रैक किया बल्कि उसे पूरी तरीके से नष्ट भी किया। उन्होंने कहा कि दूसरा अमेरिकी F-35 जेट ईरान के मध्य क्षेत्र में हमारी नई एयर डिफेंस प्रणाली द्वारा निशाना बनाया गया और उसे मार गिराया गया। F-35 को आधुनिक युद्ध का सबसे खतरनाक और उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी स्टील्थ तकनीक इसे रडार के पकड़ से बचाने में सक्षम बनाती है, जिसके चलते इसे अदृश्य फाइटर भी कहा जाता है। इसकी कीमत करीब $10 करोड़ यानी लगभग 850 करोड़ भारतीय रुपए के हिसाब से अगर देखे जाए तो इसकी कीमत है। ऐसे में इस विमान को मार गिराने का दावा अपने आप में बेहद बड़ा और गंभीर है। ईरानी मीडिया ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक मिसाइल को बादलों के बीच तेजी से आगे बढ़ते हुए एक लक्ष्य को टारगेट करते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसके बावजूद ईरान का यह दावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इससे पहले भी ईरान ने एक अमेरिकी F-35 विमान को निशाना बनाने का दावा किया था, जिसके बाद इसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। लगातार इस तरह के दावों के सामने आने से यह संकेत मिल रहा है कि ईरान अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को लेकर काफी आत्मविश्वास में है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। ऐसे मामलों में अक्सर दोनों पक्षों के दावे और वास्तविक स्थिति के बीच में अंतर दिखता है। फिर भी यदि ईरान का दावा सही साबित होता है तो यह युद्ध के पूरे समीकरण को बदल सकता है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर कोई देश F-35 जैसे उन्नत स्टील्थ फाइटर को सफलतापूर्वक मार गिराने में सक्षम होता है, तो इसका मतलब है कि उसकी रडार और मिसाइल तकनीक अत्यंत उन्नत स्तर पर है। न केवल अमेरिका बल्कि उसके सहयोगियों के लिए भी बड़ा रणनीतिक झटका हो सकता है। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना चुके हैं और उन्होंने कई बार कड़े सैन्य कदम उठाने की बातें भी कही हैं, चेतावनी भी दी है। वहीं अमेरिकी रक्षा तंत्र भी इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विश्लेषक ये कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं युद्ध को और अधिक खतरनाक दिशा में ले जा सकती हैं। यदि दोनों पक्ष अपनी सैन्य क्षमताओं का खुलकर प्रदर्शन करने लग जाएं या करते हैं, तो यह संघर्ष सीमित दायरे से निकलेगा और बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में आने वाले समय में दिखाई देगा। ईरान का दावा है कि उसकी नई एयर डिफेंस प्रणाली अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो अमेरिका और इजराइल हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। यदि ये सच है, ये दावे में थोड़ा भी दम है, तो आने वाले समय में हवाई हमलों की रणनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। जंग के 35वें दिन सामने आया ये दावा केवल एक सैन्य घटना नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा मामला बन गया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि अमेरिका इस दावे पर क्या प्रतिक्रिया देता है और आने वाले दिनों में युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियां बटोर रहा है। ईरान पश्चिमी देशों के बीच जारी टकराव के बीच में इस रणनीतिक जलमार्ग में 3 बड़े जहाजों की रहस्यमयी आवाजाही ने नई चिंताएं और सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को 2 बड़े तेल सुपर टैंकर और एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG से भरा जहाज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश करते हुए देखे गए। लेकिन इस बार सबसे खास बात यह रही है कि इन जहाजों ने पारंपरिक रास्ते के बजाय ओमान के तट के बेहद करीब से गुजरते हुए प्रवेश किया है। आमतौर पर जहाज इस मार्ग से गुजरते समय ईरान के जल क्षेत्र के पास से होकर निकलते हैं,
लेकिन इस बार अपनाया गया वैकल्पिक रास्ता कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है। बताया जा रहा है कि इन तीनों जहाज़ों का संचालन ओमान की एक शिप मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा किया जा रहा था और ये सभी जहाज खुद को ओमानी पहचान के साथ संचालित कर रहे थे। ये रणनीति भी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि मौजूदा हालात में जहाज़ों की राष्ट्रीय पहचान और मार्ग दोनों ही सुरक्षा और अनुमति से सीधे जुड़े हैं। दरअसल मौजूदा हालात में हॉर्मुज से गुजरना पहले जैसा आसान नहीं है। ईरान ने कुछ देशों के जहाज़ों को अपने जल क्षेत्र से गुजरने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसके साथ ही कई शर्तें भी उन्होंने जोड़ दी हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान इस जल मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से भारी शुल्क यानी टोल वसूलने की योजना बना रहा है, जो प्रति यात्रा लगभग $2 मिलियन तक हो सकती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां अब वैकल्पिक मार्ग तलाश रही हैं, ताकि न केवल लागत को कम किया जा सके बल्कि संभावित सुरक्षा जोखिम से भी बचा जाए। ओमान के तट के करीब से होकर गुजरने वाला यह नया मार्ग उसी दिशा में एक प्रयोग या रणनीतिक कदम माना जा रहा है। हालांकि इन जहाज़ों की गतिविधियों को लेकर रहस्य उस समय और गहरा गया जब ये मुसद्दम प्रायद्वीप के पास पहुंचने के बाद अचानक अपने ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर बैठे। इसे स्पष्ट नहीं हो पाया कि आगे इन जहाज़ों ने किस दिशा में यात्रा की और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे भी या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में हाल के दिनों में सिग्नल जैमिंग, स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। इसका मतलब यह है या तो जहाज़ों के सिग्नल जानबूझकर बाधित किए जा रहे हैं या फिर उन्हें गलत लोकेशन दिखाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में समुद्री सुरक्षा और निगरानी दोनों ही चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल क्षेत्रीय स्तर तक नहीं सीमित है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त तेल ट्रांजिट मार्गों में से एक है। 20% दुनिया का तेल यहां से जाता है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव इससे बढ़ गया, विशेष रूप से वे देश की ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। इसके लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन सकती है। इसके अलावा यह घटनाक्रम वैश्विक कूटनीति के लिए भी एक बड़ा संकेत है। पश्चिमी देशों और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस तरीके की गतिविधियां ये दर्शाती हैं कि समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और पहुंच को लेकर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष तेज हो सकता है। कुल मिलाकर हॉर्मुज में 3 जहाज़ों की यह रहस्यमयी आवाजाही केवल एक सामान्य समुद्री घटना नहीं है, बल्कि ये उस बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है जो इस समय पश्चिम एशिया में आकार ले रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा, क्या यह वैकल्पिक मार्ग स्थायी रूप ले पाता है या फिर ये केवल अस्थायी रणनीति ही साबित होगी। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई, क्योंकि इसका असर वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा निर्भरता, आर्थिक स्थिरता दोनों पर पड़ सकता है और पड़ रहा है। बढ़ेंगे आगे। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अब संघर्ष ने एक नया और खतरनाक मोड़ लिया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के रणनीतिक B1 पुल पर किए गए हमले के बाद अब ईरान ने खुलकर जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए। ईरान की अर्ध सरकारी फोर्स समाचार एजेंसी के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने खाड़ी क्षेत्र और आसपास के देशों के 8 प्रमुख पुलों को संभावित निशाने के रूप में चिन्हित किया है। इसे ईरान के हिट लिस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता और तनाव को और बढ़ा दिया है इस खबर ने। दरअसल गुरुवार को अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई में तेहरान और करज को जोड़ने वाले B1 पुल को निशाना बनाया गया था। ये पुल न केवल ईरान की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक था, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी ये बेहद अहम था। करीब 136 मीटर ऊंचे इस पुल पर हुए हमले में भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 से अधिक लोग घायल हुए। इस घटना ने ईरान को बड़ा झटका दिया और अब वो खुलकर जवाबी रणनीति पर उतर आया है। ईरान की ओर से जारी सूची में जिन पुलों को निशाना बनाया जाने की आशंका जताई गई है, उनमें कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद अल सबा समुद्री पुल, संयुक्त अरब अमीरात के शेख जायद पुल, अल मख्ता पुल, शेख लतीफा पुल शामिल हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद कौजेब, जॉर्डन का किंग हुसैन पुल, दामिया पुल और अब्दौन पुल भी इस हिट लिस्ट में है। इन पुलों का महत्व केवल यातायात तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामरिक गतिविधियों की रीढ़ माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इन पुलों को निशाना बनाता है तो उसका असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर
गहरा संकट है, प्रभाव पड़ेगा। खाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से वैश्विक बाजार में उथल पुथल मच सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले के बाद एक वीडियो जारी कर ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि B1 पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और अगर ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की मेज पर नहीं आता है तो इससे भी बड़े हमले हम करेंगे। ट्रंप के इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गई, क्योंकि संघर्ष तेज होने की आशंका जताई जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी और इजरायल के इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि नागरिक ढांचों पर हमला ये करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और इससे ईरान झुकने वाला नहीं है। अरागची ने स्पष्ट किया कि इस तरीके के हमले केवल हमलावर देशों की हताशा और विफलता को दर्शाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मध्य पूर्व में हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। पहले से ही जारी युद्ध में अब रणनीतिक ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। B1 पुल पर हमला और उसके बाद ईरान की हिट लिस्ट इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में टकराव और तीव्र हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की रणनीति भी है। एक और अमेरिका और इजरायल ईरान के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान क्षेत्रीय देशों को चेतावनी देकर अपनी ताकत दिखा रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन हालात फिलहाल काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। अगर दोनों पक्षों के बीच तनाव इस तरीके से बढ़ता रहा तो इस संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर B1 पुल पर हमले के बाद ईरान की प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया है कि अब यह युद्ध केवल 2-3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता को चुनौती देगा। आने वाले दिनों में ईरान क्या कदम उठाता है, अमेरिका इजरायल किस तरीके से जवाब देते हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की होगी बात। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयानों ने एक बार फिर से वैश्विक राजनीति और बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। एक और ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए संकेत दिया था कि 2 से 3 सप्ताह के भीतर युद्ध समाप्त हो सकता है। वहीं अब उन्होंने ईरान को नई और कड़ी धमकी देकर हालात को और पेचीदा बना दिया। ट्रंप के हालिया बयान में साफ तौर पर दोहरी रणनीति दिखाई दे रही है। एक तरफ वाशिंगटन और तेहरान के बीच शांति वार्ता की खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर साफ कहा है कि ईरान में जो कुछ अभी बचा है उसे नष्ट करने की कार्रवाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत भी जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ के बीच संवाद की खबरें भी सामने आई। हालांकि इन वार्ताओं की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये खबरें लगातार पश्चिमी मीडिया में तैरती रही हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में ईरान के एक प्रमुख पुल पर हमले के बाद क्षेत्र में तनाव पहले ही चरम पर पहुंच गया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के नए नेतृत्व को समझ लेना चाहिए कि उसे क्या करना है, वरना अमेरिका और बड़ी सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का यह दावा है कि अमेरिकी सैन्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और वो किसी भी लक्ष्य को पूरी तरीके से नष्ट करने में सक्षम है। वो केवल शुरुआत है और यदि जरूरत पड़ी तो और भी बड़े हमले वो करेंगे। हालांकि ट्रंप के बयानों में एक और विरोधाभास दिखाई दिया। उन्होंने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर कई बार ईरान की चेतावनी दी थी और इसे युद्ध समाप्ति का शर्त बताया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका बिना हॉर्मुज को खोले भी युद्ध समाप्त करने को तैयार है। उनका तर्क है कि अमेरिका अपने अधिकांश सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुका है और काफी हद तक कमजोर भी कर चुका है ईरान को। इस तरीके के परस्पर विरोधी बयानों से न केवल कूटनीतिक हलचल बढ़ी है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अस्थिरता बड़े पैमाने पर देखने को मिली है। सेंसेक्स का इस प्रकार से डाउन होना, सोने चांदी के दामों का बढ़ना, ये तमाम चीजें इसमें समाहित रही। देखिए, इस रणनीति का जोखिम भी कम नहीं है, क्योंकि इस स्थिति किसी भी नियंत्रण से बाहर, किसी भी समय नियंत्रण से बाहर जा सकती है। ईरान की ओर से अब तक ट्रंप की नई धमकियों पर कोई स्पष्ट आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन पहले के बयानों में तेहरान ये साफ कर चुका है कि दबाव में आकर कोई फैसला वो लोग नहीं करेंगे, कि रणनीति के तहत ही वो आगे बढ़ेंगे। ट्रंप के ताजा बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल स्थिति बेहद अनिश्चित बनी हुई है। एक तरफ शांति की उम्मीद तो दूसरी तरफ बड़े सैन्य टकराव की खतरे को भी देखा जा रहा है। ये वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदमों पर टिकी हुई हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच वॉशिंगटन से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने सैन्य और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना के शीर्ष अधिकारी रैंडी जॉर्ज को तत्काल प्रभाव से पद से हटने के लिए कह दिया है, रिटायर होने का आदेश दे दिया है। इस फैसले को अमेरिका की सैन्य संरचना में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब देश एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में उलझा हुआ है। पेंटागन की ओर से इस फैसले की पुष्टि की गई है, लेकिन रैंडी जॉर्ज को हटाए जाने के पीछे की स्पष्ट वजह क्या है, यह अब तक नहीं पता चला है। जॉर्ज अगस्त 2023 में अमेरिकी सेना प्रमुख बने थे और उनका कार्यकाल सामान्यतः 4 वर्षों का होता है, यानी उनके पास अभी भी लगभग 1 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल बाकी था, लेकिन एकदम से उनको ये पद छोड़ने के लिए कह दिया गया है। बता आपको ये दें कि रैंडी जॉर्ज का सैन्य करियर काफी लंबा और अनुभव वाला है। वे एक पैदल सेना के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी में ट्रेनिंग ली है। जॉर्ज ने खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में अपनी सेवाएं दी हैं। सेना प्रमुख बनने से पहले उन्होंने उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है, चीजों को बहुत करीब से देखा है। रक्षा सचिव के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार भी वो रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरीके के अचानक फैसले का संबंध केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन से नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक और राजनीतिक बदलावों से भी हो सकता है। दरअसल रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पिछले कुछ समय से अमेरिकी सेना के ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव कर रहे हैं। ये बदलाव ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे को तेजी से लागू करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हेग्सेथ पद संभालने के बाद से अब तक 1 दर्जन से अधिक शीर्ष सैन्य अधिकारियों को या तो बर्खास्त किया गया है या समय से पहले रिटायर। इनमें नौसेना की शीर्ष अधिकारी एडमिरल लिसा फ्रेंचटी और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी जनरल जिम सिल्फे जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने पहले से ही ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल चार्ल्स सीक्यू ब्राउन को भी पद से हटा दिया था। इस घटनाक्रम से पेंटागन के नेतृत्व में भारी और उथल-पुथल दिखाई दिया। लगातार हो रहे बदलाव में यह संकेत मिल रहा है कि अमेरिकी प्रशासन अपनी सैन्य रणनीति और नेतृत्व को नए सिरे से ढालना चाहता है। खासकर ईरान के साथ जारी संघर्ष को देखते हुए पुनर्गठन और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के समय इस तरीके के बड़े सैन्य बदलाव जोखिम भरे हो सकते हैं। एक ओर ये नई रणनीतियों को लागू करने में मदद कर सकता है, वहीं दूसरी ओर इसमें कमांड और नियंत्रण में अस्थिरता भी पैदा हो सकती है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि नया नेतृत्व किस तरीके से इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को संभालता है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन सेना के शीर्ष पदों पर ऐसे अधिकारियों को लाना चाहता है जो उनकी मौजूदा नीतियों और रणनीतियों के साथ पूरी तरीके से तालमेल बिठा सके। इस संदर्भ में क्रिस्टोफर ला नेवे के नियुक्ति को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे हाल ही में रक्षा मंत्रालय के शीर्ष सैन्य सलाहकारों में शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर रैंडी जॉर्ज को अचानक उनकी विदाई केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं हो सकता, बल्कि अमेरिका की बदलती सैन्य और रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। ये बात भी तय है। जंग के बीच में अमेरिका में बड़ा सैन्य बदलाव और उससे संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर। आईएनएस तारागिरी के भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही देश के समुद्री ताकत को एक और बड़ा और आधुनिक बल मिला है। जी हां, विशाखापट्टनम में आयोजित एक भव्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस स्वदेशी निर्मित मेड इन इंडिया उन्नत युद्धपोत को औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक रणनीति हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि भारत का समंदर से रिश्ता केवल भौगोलिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी रहा है। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम जैसे शहर इस समुद्री विरासत के जीवंत प्रतीक हैं और ऐसे ही स्थानों से आधुनिक भारत अपनी नौसैनिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में समुद्री शक्ति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। आईएनएस तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित चौथा उन्नत युद्धपोत है, जिसका वजन लगभग 6670 टन है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा मुंबई में से तैयार किया गया ये युद्धपोत आधुनिक डिजाइन, आधुनिक तकनीक और उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन प्रमाण है। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता, आत्मनिर्भरता को यह दर्शाता है। इस युद्धपोत की सबसे बड़ी खासियत इसकी
स्टेल्थ डिजाइन है। इसकी संरचना को इस तरीके से बनाया गया है कि यह दुश्मन के रडार से आसानी से बच जाता है, दिखाई नहीं देता है। समंदर में जटिल परिस्थितियों के बीच भी ये अपनी पहचान छिपाकर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे आधुनिक नौसैनिक युद्ध के लिए बेहद प्रभावी माना जा रहा है। INS तारागिरी 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। तकनीकी दृष्टि से ये युद्धपोत अत्यंत उन्नत है। इसमें डीजल और गैस आधारित प्रणोदन प्रणाली लगाई गई है, जिससे ये तेज गति के साथ लंबी दूरी तक संचालन करने में सक्षम साबित होगा। साथ में युद्धपोत किसी भी उभरते खतरे को तेजी से सटीकता से इसका सामना कर सकता है। ये प्रणाली वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण कर त्वरित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगी। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण लाभ है और जो तमाम खूबियां हैं उसकी। इसकी उपयोगिता केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये शांति काल में भी देश और देश के लिए उपयोगी साबित होगी। साथ में यह भी जोर दिया गया कि भारत अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। INS तारागिरी का नौसेना में शामिल होना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक स्थिति को और भी सुदृढ़ करेगा, जो देश की सुरक्षा, सामरिक क्षमता, इन सभी को ज्यादा बढ़ाएगी। INS तारागिरी नौसेना में जो शामिल हुआ है उससे संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण खबर। इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में इतना ही। आज्ञा दीजिए।